हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी के से अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे भूगोल की दृष्टि से, भूगोल जो है ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्षांश और देशांतर। दोस्तों, एकदम अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए आइए हम लोग मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए और हम लोग एक नए अंदाज से एनसीईआरटी के ही कई टॉपिक पढ़ेंगे। अब लगातार हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक को देखते हुए आगे अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। एकदम मतलब तड़तोबड़ पढ़ाई पे लग जाइए, कोई इफ़ और बट का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है पढ़ाई के अलावा, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेहतर बनाइए। चलते हैं आगे हम लोग पढ़ाई अपने टॉपिक पे। दिया गया अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गया है पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आप जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं होती, अंडाकार होती है। ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। भाई अंडा कैसे होता है? ऐसे होता है, तो ये थोड़ा सा उभार होता है और यहाँ पे आपका यहाँ पे चपटी हुई होती है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, जो ग्लोब बनाया जाता है, वैज्ञानिकों ने एक पैमाना बनाया है काल्पनिक रूप से पृथ्वी का, वो एक पृथ्वी का ही प्रतिरूप है। ठीक है, तो आगे दिया गया है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ये विभिन्न आकार मतलब छोटे बड़े ऐसे हो सकते हैं। तो दिया गया है बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, ग्लोब जो ले जाए जा सकते हैं वो स्थिर ग्लोब नहीं होते, मतलब ग्लोब एक स्थिर नहीं होता है। ग्लोब का मतलब एक जगह एकदम फिक्स नहीं होता है, वो घूम भी सकता है। ठीक है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जैसे लट्टू ऐसे नाचता है, मतलब पृथ्वी अपनी दूरी पर नाचती है, वैसे ग्लोब में सेम टू सेम हो सकता है। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ग्लोब एक ऐसा काल्पनिक गोला है जिसमें पृथ्वी पर स्थित सभी स्थितियों को, जहाँ जैसे महासागर हुआ, महाद्वीप हुआ, ज्वालामुखी हुई, सभी मतलब प्राकृतिक घटनाओं को दिखाया जा सकता है। ठीक है, आगे दिया गया है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना ठीक है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इस स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। कुछ बिंदु और रेखा जरूरी होती है जो कि गोलाकार पृथ्वी ग्लोब पे हम जिससे कि स्थिति का निर्धारण कर सकें पृथ्वी का। ठीक है, अब देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक है, एक सुई होती है जो कि झुकी हुई होती है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ठीक है, जो ऐसे मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ से जब एक अंडाकार वृत्त है, ठीक है, अंडाकार वृत्त है, मान लीजिए पृथ्वी है, और यहाँ से ये गुजर रही है, ये झुकी हुई है। ठीक है, तो ये आपका इसी अक्ष के प्रति झुका हुआ अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये आपका नोट करने योग्य क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है पृथ्वी का घूर्णन किस तरफ से किस तरफ की होता है,
तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, जो कि वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से कोई सुई नहीं है जो कि जिसमें पृथ्वी मतलब हो, वैसा कोई है नहीं। लेकिन ये काल्पनिक रूप से वैज्ञानिकों द्वारा स्थिति का निर्धारण करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यहाँ लिखा है, आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू का या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष के बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ठीक है, जब सलाई डालेंगे और सलाई आलू को जब घुमाएंगे तो वो एकदम ग्लोब जैसा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, जो दो बराबर भागों में बांटता है। अभी आपने पढ़ा कि एक गोलाकार में एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो उस गोले को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो ये विषुवत वृत्त है आपका 0 अंश, इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इनकी दोनों की जो वो है वो बराबर होती है एकदम, ये बराबर इसके बराबर होंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों आपस में बराबर, एकदम बीचों बीच से ये 0 अंश निकला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जो ये विषुवत वृत्त है आपका, इसी के आधार पर हम लोग कई स्थानों को इंगित कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण रेखा है। ठीक है, महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। जो ये अब ये 0 हो गया, इसके बाद 1 अंश अक्षांश रेखा, फिर 2 अंश, फिर 3 अंश, फिर 4 अंश, ऐसे करते ये विषुवत वृत्त मतलब वृत्त बनाए गए हैं, जिसे अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो ये रेखा है जिसे 20 अंश अक्षांश कहा जाएगा, 40 अंश अक्षांश, 60 अंश अक्षांश, 80 अंश अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो आपका विषुवत वृत्त है जो कि बीचों बीच पृथ्वी को बराबर भागों में काटता है, उसको 0 अंश कहा जाता है। चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जिसे भी ये विषुवत वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका विषुवत वृत्त हो गया। और मान लीजिए एक सीधी रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसे पीछे वृत्त घूम गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ध्रुव है। ये जो ध्रुवों से विषुवत वृत्त की दूरी है ये 90 अंश हो गया। तो ये 4 बराबर भागों में बांट रही है। तो आपका पूरा हो गया 360, और 360 जब 4 बराबर भागों में बटेगा तो 90 अंश आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 90 अंश 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। जो यहाँ पे ये ध्रुव है ये 90 अंश उत्तरी ध्रुव कहलाता है।
ठीक है। और दक्षिण में यही चीज़ दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। यहाँ से ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 90 अंश होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 अंश। तो ये 4 भागों में बट गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है और विषुवत कह रहा है विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को, मतलब ये मान लीजिए विषुवत अंश 0 अंश है, फिर इसके बाद जितनी भी 1 2 3 4 ऐसे 90 तक, जब तक जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये उत्तरी अक्षांश होंगे, और इसके नीचे वाली जितनी भी 90 तक हैं ये दक्षिणी अक्षांश होंगी। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर 2 आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। समांतरतः इसे उ और द से, उत्तर मतलब उत्तर को उ और दक्षिण को द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंट, क्या, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका चंद्रपुर, ठीक है, और ब्राज़ील में कौन सा है, बेलो होरिजेंट। ये दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित है, जो कि 20 अंश अक्षांश, दोनों एक ही अक्षांश पे, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त मतलब जो 0 अंश है उसके उत्तर में 20 अंश उत्तरी और 20 अंश उत्तर में, ठीक है, और बेलो होरिजेंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ये मतलब विषुवत वृत्त के नीचे स्थित है। आप जानते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है वो इस तरह से है, कुछ ब्राज़ील से लगभग होके जाती है ये विषुवत वृत्त। तो इस प्रकार से देखेंगे तो क्या है, 20 अंश पे दोनों स्थित हैं, लेकिन ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। ठीक है, चंद्रपुर आपका उत्तरी अक्षांश में है और ये दक्षिणी अक्षांश में है 20 अंश। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर, तथा 20 बेल होरिजेंटो 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे अक्षांशों का आकार घटता जाता है। भाई ये वाला बड़ा अक्षांश, बड़ा गोला बना, फिर उसके बाद ये छोटा, फिर ऐसे ऐसे धीरे जाके 90 अंश जब होता है तो एक मात्र बिंदु रह जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि धीरे धीरे अक्षांशों का आकार घटता हुआ जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, जो आपके महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार हैं। इससे विषुवत वृत्त हो गया जो कि 2 बराबर भागों में बांटता है पृथ्वी को, ठीक है, ये वाली हो गई। फिर उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तर, ठीक है, यहाँ पे ये आपको ऊपर साइड में ये 90 अंश उत्तर हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिण, यहाँ पे आपका। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, ये हैं, मतलब 4 और भी रेखाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश उत्तर वाली जो रेखा है वो आपकी जो आपकी 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध रेखा है वो आपकी कर्क रेखा है, जो कि 23.5 अंश, और दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिण में 23.5 अंश। ठीक है, मतलब 23.5 अंश का उसका नाम दे दिया गया है कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये अगर उत्तर में है तो इसको कर्क रेखा बोलेंगे, और यही 23.5 अंश अगर नीचे है विषुवत वृत्त के तो इसको मकर रेखा बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त के 62.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, 62.5 अंश वाली को क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त, ये आपका।
इसको क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुववृत्त। और इसको अगर यही दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी ध्रुववृत्त या दक्षिणी शीतकटिबंध। यहाँ से मौसम ठंडा होता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी पर जो मौसम के बारे में, गर्मी के बारे में बता रहा है कि सूर्य का कब से कब क्या होता है। दिया गया है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कहने का मतलब है जो यहाँ पे आपका 0 अंश से 23.5 अंश दिया गया है, 0 अंश से 23.5 अंश, यहाँ पे आपका सूर्य की रेखाएं कभी न कभी वर्ष में एक बार जो कि दोपहर में सीधी पड़ती हैं, यहाँ से यहाँ तक 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण। यहाँ पे सूर्य की रेखा किरण जो कि वर्ष में एक बार अवश्य ही सीधी पड़ती हैं, ठीक है, सीधी पड़ती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे जब गर्मी है, जब भाई यहाँ पे लगभग सूर्य की रेखा, सूर्य का प्रकाश जो है सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे जो है सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पे गर्मी अधिक होती है। फिर उसके बाद दिया गया है कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। मतलब 23.5 अंश के बाद जितनी भी रेखाएं हैं, मतलब आप 90 अंश तक जाएंगे उत्तर में और 90 अंश तक दक्षिण में जाएंगे 23.5 के बाद, तो कभी भी यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। जब ध्रुव है, जैसे यहाँ पे 90 अंश है तो यहाँ पे ऐसे तिरछी हो जाएंगी, और यहाँ पे जब यहाँ से जब जाएंगी तो यहाँ पे भी तिरछी हो जाएंगी। ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे ही कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब ये आप 62.5 अंश की बात कर रहा है, कह रहा है कि 23.5 अंश और 62.5 अंश के बीच का तापमान मतलब जो है मध्यम रहता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच जाती हैं जो कि यहाँ का तापमान मध्यम बनाए रखती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब हल्का ठंडी हल्का गर्मी यहाँ पे बनी रहती है। आगे कहा गया है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त 62.5 तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। मगर जब हम इसका कहने का मतलब है जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं तो ये मतलब तिरछा पड़ती हैं, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हल्की किरणें पड़ पाती हैं यहाँ और यहाँ। इसके बाद ये जो रेखाएं हैं 62.5 अंश, उनके बाद इनकी जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ पे कभी भी क्षितिज के अलावा मतलब हल्का बहुत तिरछा पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे लगभग बर्फ जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे जीवन लगभग असंभव जैसा, असंभव ही है, ठीक है। देशांतर क्या है? अब आपका अक्षांश रेखाएं हो गई, अब आपकी यह आ गई देशांतर रेखाएं।
देशांतर इस तरह से होंगे। मतलब ये हो गई आपकी पड़ी रेखा अक्षांश रेखा, और ये आपकी खड़ी रेखा देशांतर रेखा। अब आगे आप देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, मान लीजिए आप अक्षांश रेखाओं के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कह दिया जाए इसी अक्षांश पे 2 स्थान हैं, तो आप उस 2 स्थानों में भिन्नता कैसे प्राप्त करेंगे जब तक कि देशांतर नहीं होंगी। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर कुछ और ही भी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि वैज्ञानिकों ने देशांतर के रूप में काल्पनिक रेखा माना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर पर स्थित टोंगा द्वीप तथा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा मतलब काल्पनिक रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रेखा है 20 अंश दक्षिणी कह रहा है, 20 अंश दक्षिणी है। अब दक्षिणी तो समझ गए कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इसी पे प्रशांत महासागर में ये आपका टोंगा द्वीप है, और इसी में आपका हिंद महासागर में ये आपका मॉरिशस द्वीप है। लेकिन जब ये मॉरिशस द्वीप जो है, लेकिन इसकी स्थिति कैसे जानेंगे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, प्रशांत महासागर कहाँ पे है। तो इसको जानने के लिए हमारा जैसे अब मान लीजिए ये 20 अंश हो गया, अब इसी को यहाँ पे क्रॉस किया, अब बता दिया कि यहाँ पे टोंगा द्वीप है, और ऐसे यहाँ पे क्रॉस किया हिंद महासागर में, यहाँ पे बता दिया मॉरिशस द्वीप। तब आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे इस स्थिति में है। तो तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो इनको अंश में मापा जाता है देशांतर। मान लीजिए कितने अंश देशांतर रेखा है, ये ऐसे करके मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं। ठीक है, ये अर्धवृत्त हैं क्योंकि जाके यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे होते हैं, ये पूरा नहीं घूमते। ये देशांतर रेखाएं जो हैं ऐसे जाके ऐसे, फिर आगे जाके ऐसे, फिर आगे जाके ऐसे, मतलब ये एक जगह पे ऐसे बिंदु पे मिल जाती हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पर ये रेखाएं आपस में अर्धवृत्त कहलाती हैं। जबकि जो आपका अक्षांश रेखा है वो आपको संपूर्ण वृत्त है 360 अंश, जबकि ये आपका देशांतर रेखाएं वृत्त के रूप में नहीं है, अर्धवृत्त। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जब आप बढ़ेंगे इसे ध्रुवों की तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके बीच की दूरी जिसे यहाँ पे हो गया, ये आपके आकर आपस में मिल गई, तो यहाँ पे तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपस में मिल गई, यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ ध्रुवों पे इनके बीच की दूरी, देशांतर के बीच की दूरी आपस में घटती है। ठीक है, वही कह रहा है। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती, ध्रुवों पर मिल जाती तो दूरी रह ही नहीं जाती, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर को यामोत्तर की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर की लंबाई भाई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाना ही है, उसके अलावा उसको नहीं जाना है। जिसे यहाँ पे आपको दर्शाया गया, ये यहाँ पे सारी रेखाएं आपस में आके मिल जाती हैं। एक रेखा यहाँ से नहीं जाती, केवल यहाँ तक जाती हैं, फिर दूसरी रेखा यहाँ से, फिर तीसरी यहाँ से, ऐसे मतलब अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम
की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, जो ग्रीन बीच जगह है वहाँ से पूर्व, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, के बीच की गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। जो जिसे ये यामोत्तर है, यहीं से डिवाइडेशन शुरू हुआ, इसके इधर वाली, इसके इधर वाली सभी देशांतर रेखाएं शुरू हुई, तो इसको प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 अंश देशांतर तथा हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम की तक गणना करते हैं। ये 0 अंश हो गया। अब इसके बाद 1 अंश, 2 अंश, ऐसे करके 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, जैसे आपका 180 अंश उत्तरी पूर्वी हो गया और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखाएं हो गई, जो कि आपके 2 बराबर भागों में, मान लीजिए ऐसे खड़ी पाई, ऐसे इस तरह से आपको इधर वाला और इधर वाला में बांटती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 भागों में, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। जानना रोचक होगा कि 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। जो आपका जैसे 0 अंश हो गया, अब इसी के पीछे आपका जो 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम एक ही रेखा को बोला जाता है। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ठीक है, इसको कह रहे हैं देखने के लिए। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 90 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जो धुबरी, पूर्वी धुबरी है असम में, वो 26 अंश उत्तरी अक्षांश 20 अंश है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे लगभग, इधर जब जाएंगे तो यहाँ पे 90 पड़ेगा, यहाँ पे लगभग, तो यहाँ पे आपका धुबरी पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। ठीक है, अब आप दोनों रेखाएं जब एक जगह, जिस जगह पे काटेंगी, 26 अंश उत्तरी तथा 90 अंश पूर्वी देशांतर पर धुबरी स्थित है, जो कि असम का एक स्थान है। ठीक है, फिर आगे दिया गया है, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। जिसे आपका चित्र नंबर यहाँ पे बताया गया, समांतर रेखाएं से खींचिए। ठीक है, रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से क्षैतिज रेखाओं को काखा गा अंगा से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आबा सादा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यही कहने को कह रहा है। ठीक, ये आपका है, आपने ये लाइन खींचा, देशांतर रेखाएं हो गई, और उसके बाद ये रेखाएं हो गई। अब ये स्थान का नाम हो गया आबा सादा। ठीक है, अब आप देखेंगे वृत्त आ ख
उत्तरी अक्षांश, आखा उत्तरी ये हो गया, तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित। इस जगह का नाम हम कैसे, मान लीजिए मैप में हम कैसे जगह का स्थिति का निर्धारण कैसे स्थिति का निर्धारण करेंगे कि आ जो है स्थान है वो खा देशांतर पर और नहीं खा अक्षांश पर, ठीक, और एक देशांतर पर स्थित है, यही बताया गया है इसमें। ठीक है, देशांतर और समय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस आगे टॉपिक में दिया गया है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पृथ्वी, चंद्रमा तथा ग्रहों की गति जो कि समय का निर्धारण करती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय भी होता है प्रतिदिन सूर्यास्त भी होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। सूर्य से ही हमको परछाई से ही समय का निर्धारण कर सकते हैं। जो दोपहर के सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी परछाई होती है। ठीक है, ग्रीनिच पर स्थित याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर, जो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर है, हर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर सभी स्थान पर दोपहर होगी। ठीक है, मतलब लगभग उसी स्थान पर, उसी याम्योत्तर पर जब सीध होगी वहाँ सभी स्थानों पर दोपहर का समय होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, पूर्व चक्कर लगाती है। अतः वह इस स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उस समय ग्रीनिच समय के आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उस समय पीछे होगा। जैसे मान लीजिए समय है तो उसके पूर्व वाले समय को मतलब आगे होगा और पश्चिम वाला समय पीछे होगा। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा हर जगह पे, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश तथा 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। 4 मिनट में 1 अंश देशांतर पृथ्वी घूम जाती है। इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर 12 बजे ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच में 15 अंश पूर्व में समय होगा 4 मिनट अधिक, मतलब 15 गुणे 4 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। ठीक है, पूर्व में जो है 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। दोपहर का 1 बजा होगा, जब यहाँ पर ग्रीनिच पे 12 बजा होगा तो वहाँ पे 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पश्चिम में समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा। यानी जब 15 अंश पीछे देशांतर में जाएंगे तो जैसे ये आपका ग्रीनिच है, यहाँ पे 15 अंश जाएंगे तो समय आगे हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। ठीक है, वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्यरात्रि होगी। जैसे यहाँ पे दोपहर है तो यहाँ पे इसके सीधे पीछे वाले जब हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पे मध्य रात के 12 बजे होंगे। यहाँ पे दोपहर का 12 बजा होगा तो यहाँ पे मध्य रात का 12 बजा होगा।
किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। सबसे ऊपर जब होता है तो उस समय दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामात्रा पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, देशांतरीय यामात्रा पर स्थानीय समय समान है। हम मानक समय को समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामात्रा पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर है। ठीक है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामात्रा के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामात्रा रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 अंश 30 मिनट पूर्व को मानक यामात्रा माना गया। इस यामात्रा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। जो 82.5 है, ये आपका इसके पूरे भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या है? तो आप वैसे निकाल सकते हैं। एक देशांतर का मान है 4 अंश। एक अंश देशांतर के बीच का अंतर कितना है? 4 मिनट का। ठीक है, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। अब आप उसी हिसाब से जब 82.5 तो 82.5 अंश आपका होता है, तो 82.5 की वजह से 4 मिनट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। रूस का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे 11 समान, हमारे देश में एक ही मानक समय माना गया है 82.5 अंश को, जबकि रूस में कितने, तो 11 मानक समय को माना गया है। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक समय मतलब घंटे वाले अंतर पे बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, ये आपका रहा देशांतर और अक्षांश के बारे में। इसके बारे में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और आप इसको देख लेंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो ये आपका अंडाकार है। ग्लोब क्या है? ग्लोब के बारे में आपने पढ़ा। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 अंश है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध
कौन से हैं, तो 3 ताप कटिबंध मतलब 0 अंश से 23 हो गया आपका, और फिर 23 से 62.5 हो गया, और 62.5 से 90 अंश देशांतर 90 अंश तक हो गया, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव दोनों में हो गया। तो यही 3 आपके हैं, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, ये आपने काफ़ी विस्तार से देखा। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, तो आपने देखा कि 0 अंश से 23.5 अंश अक्षांश तक जो है वर्ष में एक बार दिन के में कभी न कभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी गर्मी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब भारत में शाम के 5:30 बजते, तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देशांतरीय भिन्नता है, इसलिए यहाँ जब वहाँ पे 0 अंश देशांतर है, ठीक है, 0 अंश देशांतर से यहाँ पे 82.5 अंश, तो एक अंश देशांतर का मान होता है 4 मिनट का अंतर होता है, तो यहाँ पे यहाँ तक आने में 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है। प्रमुख देशांतर मान प्रमुख यामोत्तर मान क्या है, प्रमुख यामोत्तर हैं 0 अंश, ठीक है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है भाई, 66 अंश और से 90 अंश तक के ध्रुवों तक के बीच में। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है आपका 0 अंश से देशांतरों की संख्या कितनी होती है 180 होती है, क्योंकि 80 अंश जब इधर से 0 से इधर 180 पहुंचते हैं, तो इधर 180 भी आपका 2 बराबर ये ऐसे पूरा एक वृत्त बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड जाल किसका है, ठीक है, जाल है ग्रिड, ठीक है। खाली स्थान भरे, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी में स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर कितना है, भारत का मानक यामोत्तर कितना है 82.5 अंश, ठीक है, 82.5 अंश जो कि समय का निर्धारण करता है, ठीक है। 0 अंश यामोत्तर के नाम से जाना था, प्रमुख यामोत्तर 0 अंश है, प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना था। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जब जाती है, तो देशांतरों के बीच की दूरी उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आओ कुछ करें, पृथ्वी के अक्ष विषुववृत्त कर्क रेखा एवं मकर रेखा उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी ध्रुववृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएं, ठीक है। क्या कह रहा है, पृथ्वी के अक्ष विषुववृत्त कर्क रेखा एवं मकर रेखा उत्तरी ध्रुववृत्त दक्षिणी ध्रुववृत्त दर्शाते हुए वही एक वृत्त बनाइए, जो कि एक आपका विषुववृत्त हो गया, 23.5 अंश कर्क रेखा हो गई, ये हो गया उत्तरी ध्रुववृत्त, ये आपका मकर रेखा हो गई, आपका दक्षिणी ध्रुववृत्त हो गया, ठीक है। यही आपको कहने को कर रहा है। कार्डबोर्ड पर समान आकार लगभग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के 6 वृत्त बनाकर उन्हें काट लें, उसके व्यास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा 23.5 अंश कोणों को वृत्त के प्रत्येक भाग को चिन्हित करें, ऐसे सब कह रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस तरह से ये रहा आपका अक्षांश और देशांतर का चैप्टर, जो कि आपकी परीक्षा और ज्योग्राफी के लिहाज से काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद आप जब भी पढ़ेंगे तो आप कौन सा जगह किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पे, तो उसमें अक्षांश और देशांतर को आपको जानने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, और इस तरह से तैयारी को अपने आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी अगले नई टॉपिक को लेकर, और अपने पढ़ाई को बिल्कुल
चरम पे लेके जाइए। ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अक्षांश और देशांतर के रूप में हमने आज अब पढ़ा। अब हम देखेंगे किसी अगले दिन। हम लोग प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी से ही किसी एक टॉपिक को उठाएं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, और उसे हम बेहद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, आस पड़ोस का ध्यान रखिए। आस पड़ोस में अपने माताओं बहनों का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करते रहिए दोस्तों में, जिससे कि वीडियो में व्यूज़ भी बढ़े और आपका भी फ़ायदा हो और दोस्तों का भी फ़ायदा हो। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।